नमस्कार मित्रों, सुदृष्टि पीसीएस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कह सकते हैं। तो मित्रों, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक के जो प्रावधान लिखे गए हैं वो आपके राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखे गए हैं, मैंने पहले से लिख दिए हैं। उन प्रश्नों का हम उत्तर लिखेंगे, उन प्रश्नों को समझेंगे और जैसे हमारे प्रश्न खत्म होंगे वैसे ही टू द पॉइंट हमारा ये टॉपिक पूरा तैयार हो जाएगा। तो इस टॉपिक से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे कि आपका आरओ की परीक्षा हो गई या यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हो गई, तो उसको वहां पर उनका उत्तर करने में हम समर्थ होंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि यहाँ पर जो भी क्लासेस ली जाती हैं उनका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, ये ग्रुप है आपके सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल का जो लोगो है वही टेलीग्राम के ग्रुप का लोगो है, सुदृष्टि पीसीएस। आप इससे जाकर के जुड़ जाएं, वहां पर पिछली क्लासेस के और आज का जो भी पीडीएफ है वो आज ही मैं वहां पर अपलोड करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मित्रों सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है कि इसको संविधान में शामिल क्यों किया गया, भाग 18 में इसे सम्मिलित क्यों किया गया। तो यहां पर इसका उत्तर हम दे सकते हैं कि जो संविधान निर्मात्री सभा में जो सदस्य थे हमारे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उन्होंने संविधान सभा में चर्चा के दौरान ये बात बोली कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इसको सिक्योर करने के लिए, इसको सुरक्षित करने के लिए हमें संविधान में एक ऐसा प्रावधान डालना होगा कि जरूरत पड़ने पर केंद्र राज्यों के ऊपर अपना नियंत्रण लगा सके। अगर राज्य संविधान के अनुसार कार्य ना करे तो केंद्र के पास ये शक्ति हो कि वो उसकी त्रुटियों को जाकर के सही कर पाए। इसके लिए हमें केंद्र सरकार को अधिकृत करना होगा। तो यहां पर एक हमें राष्ट्रीय आपातकाल प्रावधान जोड़ना होगा। इसके अलावा जो हमारा लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली है, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको सिक्योर रखना और साथ ही साथ संविधान को सिक्योर रखना, संविधान को सुरक्षित करना। तो ये इतने उद्देश्य थे जिसके कारण ये राष्ट्रीय आपातकाल प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड में इंसर्ट किया गया या डाला गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि परिसंघ से एकात्मकता, जो ये प्रावधान है हमारा अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक के जो प्रावधान है वो हमारे संविधान को, जैसा कि हम जानते हैं हमारा संविधान ना ही परिसंघ है, ना ही एकात्मक है, मतलब ना ही ये फेडरल है, ना ही यूनिटरी है। ये क्या है? ये क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल मतलब जरूरत पड़ने पर, सर्कमस्टेंसेज या परिस्थितियों के हिसाब से हमारा संविधान अपना जो नेचर है, प्रकृति है, वो परिसंघात्मक कर सकता है या एकात्मक कर सकता है। बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर जी ने भी इस पर एक टिप्पणी दी संविधान सभा के जो डिबेट थे उनके उस दौरान, और उन्होंने कहा कि विश्व में ऐसा कोई परिसंघ नहीं है जो अपना मूल जो नेचर है, मूल आप कह सकते हैं प्रकृति है, उसको छोड़ दे। जैसे अगर कोई परिसंघ है, अगर कोई फेडरल है तो वो फेडरल होगा, अगर वो एकात्मक है तो एकात्मक होगा, फेडरल कभी एकात्मक नहीं हो सकता। लेकिन भारतीय संविधान की पिक्युलरिटी है, ये खासियत है कि यहाँ पर कुछ ऐसे प्रावधान है जैसे अनुच्छेद 352 से 360 तक के प्रावधान। इसके अलावा आप देखेंगे आर्टिकल 249, आर्टिकल 251, आर्टिकल 253, 252, ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं, या सिटीजनशिप पार्ट आप देख लीजिए पूरा। तो वहां पर जो हमारा संविधान है वो यूनिटरी हो जाता है, एकात्मक हो जाता है परिसंघात्मक की जगह। अब यहाँ पर वही कहानी दोहराई गई है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर जी का जो जो इनकी टिप्पणी थी वो हमें यहाँ पर याद रखनी होगी। ठीक है, कि इन्होंने कहा था कि जो भारत का संविधान है, जब इसमें राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया जाता है देश के अंतर्गत, तो जो हमारा केंद्र है वो राज्य के ऊपर आप कह सकते हैं कार्यकारी निर्देश भी जारी कर सकता है, राज्य सूची में लिखे गए विषयों पर वो कानूनी बना सकता है, और राज्य की जो वित्तीय स्थितियां हैं उनमें भी बदलाव कर सकता है। इसके बाद मित्रों, आपातकाल के अगर प्रकार की बात करें, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तो आपातकाल कुल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जो हमारा भाग 18 है उसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। अगर हम अनुच्छेद 356 देखें तो यहां पे राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। इसी को आप राष्ट्रपति शासन को ही राज्य आपातकाल भी कह सकते हैं, राज्य आपातकाल।
इसी को आप संवैधानिक आपातकाल भी कह सकते हैं, संवैधानिक आपातकाल। इसके बाद मित्रों जो तीसरा आपातकाल इसमें तीसरा प्रकार बताया गया है वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं हम लोग। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो ये कुल 3 तरह के आपातकाल हमारे संविधान में वर्णित है भाग 18 में। ठीक है, यहां पर मित्रों ध्यान रखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। तो आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल पे। एक बार तीनों के ग्राउंड को अगर डिस्कस करें तो पहला, अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल देखें तो ये 3 ग्राउंड पे लग सकता है, जिसमें एक आपका युद्ध हो गया, एक बाह्य आक्रमण हो गया, और दूसरा तीसरा जो है वो आप कह सकते हैं पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, बाद में आर्म्ड रिविलियन हो गया, मतलब युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह। तो ये 3 ग्राउंड पे राष्ट्रीय आपातकाल हमारा लग सकता है। राष्ट्रपति शासन, राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल जो है वो केवल एक ग्राउंड पे लगता है कि अगर जो राज्य है वो संविधान के अनुसार कार्य न कर रहा हो, मतलब इसीलिए इसको संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। अगर हम आर्टिकल 360 की बात करें तो यहां पर मित्रों वित्तीय आपातकाल की बात की गई है यदि भारत की साख या फिर आप कह सकते हैं जो क्रेडिट ऑफ इंडिया है या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब वित्तीय स्थिरता और जो साख है भारत की, अगर वो खतरे में है तो वहां पर हम वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जी के द्वारा कर दी जाती है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल मैंने आपसे बोला कि 3 ग्राउंड पे लग सकता है। 3 ग्राउंड कौन से हैं? तो एक आपका हो गया युद्ध, एक आपका हो गया बाह्य आक्रमण, और तीसरा आपका हो जाता है सशस्त्र विद्रोह। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा मित्रों, युद्ध और बाह्य आक्रमण, अगर इनके आधार पर कोई आपातकाल लगाया जाता है या राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, तो उसे बोला जाता है बाह्य आपातकाल, बाह्य आपातकाल। और अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगता है, आपातकाल की घोषणा होती है, तो उसे बोला जाता है आंतरिक आपातकाल, आंतरिक आपातकाल। अब यहां पर मित्रों अगर हम बाह्य आपातकाल के उदाहरणों की बात करें तो आप देखेंगे कि जो युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर भारत में अब तक टोटल आप कह सकते हैं कि 3 बार आपातकाल लग चुका है। ठीक है, 3 बार आपके आपातकाल लग चुके हैं, जिसमें अगर 2 बार लगा है आपका बाह्य आक्रमण के आधार पर और 1 बार लगा है आप कह सकते हैं आंतरिक अशांति, पहले जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था आंतरिक अशांति उसके आधार पर। तो आंतरिक आपातकाल आपका 1 बार लगा है, ये लगा है 1975 के दौरान। यही आपका सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा है, क्यों अभी मैं शॉर्ट में बता दूंगा। बाह्य आक्रमण के आधार पर 2 बार लगा है, आप कह सकते हैं 1 बार लगा है 1962 से लेकर के 1968 तक। ये कब लगा था? तो आप कह सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी है हमारी, जिसको अब हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, इस पर चाइनीज एग्रेशन आया था, आप कह सकते हैं चाइनीज एग्रेशन हुआ था या चाइना ने आक्रमण किया था। उसके अलावा 1971 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो हुआ था, इस दौरान पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, पाकिस्तान इन्वेजन, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। अब यहां पर मित्रों 1971 वाला जो आपातकाल है ये खत्म ही नहीं हुआ था कि 1975 में एक और आपातकाल की घोषणा कर दी गई। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, जो उस समय के आप कह सकते हैं तत्कालीन राष्ट्रपति थे भारत के, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, उनके द्वारा 1975 को 25 जून मिडनाइट 1975 को एक घोषणा की गई आंतरिक आपातकाल की। इसको कंट्रोवर्शियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो शुरुआत होती है मित्रों 1971 से ही हो जाती है। अब बहुत लंबी कहानी है, अभी इस वीडियो में हम इस पर बात नहीं करेंगे वरना वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 1971 में कहानी स्टार्ट होती है, शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ आपको कि गुजरात में आंदोलन शुरू होते हैं जिसको नवनिर्माण आंदोलन कहे जाते हैं। तो यहाँ पर इसको आप थोड़ा समझ लें। सबसे पहले 1971 में गुजरात में आंदोलन शुरू होते हैं जिसको आप कह सकते हैं नवनिर्माण आंदोलन का नाम दिया जाता है। नवनिर्माण, ये नवनिर्माण आंदोलन जो होते हैं ये इतने बड़े स्तर पर चालू हो जाते हैं कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर उस वक्त कांग्रेस के अगेंस्ट में जितनी भी अपोजिशन पार्टी होती हैं वो सब इसमें शामिल हो जाती हैं। 1971 में ये इवेंट होता है। इसके बाद आप देखेंगे 1971 का जो नवनिर्माण आंदोलन था, इससे प्रेरित होकर के ही बिहार में एक बड़े स्केल पर नेशन वाइड आप कह सकते हैं आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं। बिहार में जो आंदोलन शुरू होता है उसमें बिहार में जो
विद्यार्थी वर्ग है, स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा आंदोलन किया जाता है अगेंस्ट द अनएम्प्लॉयमेंट। अब 1971 का अगर हम सिचुएशन उस टाइम का देखें तो आप देखिए 1971 में यूएस ने सारी एड देनी बंद कर दी थी इंडिया को। जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी, मतलब जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी, वो बहुत खराब थी भारत की। उस टाइम पे जो फॉरेन एड थे वो भी बंद हो चुके थे। इसके अलावा मित्रों अनएम्प्लॉयमेंट चरम पर था, मानसून फेलियर हुआ था, मानसून लेट हुआ था, जिससे क्रॉप फेल हुए थे, भुखमरी का आप कह सकते हैं ये टाइम आ गया था। और इतने टाइम पर जो विद्यार्थी वर्ग था वो करप्शन से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि आप देखेंगे 1971 में जो रायबरेली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की इलेक्शन होती है, उसमें इंदिरा गांधी के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस से ये इलेक्शन जीता है। तो कोर्ट में एक केस भी इस पर दर्ज किया जाता है राजनारायण जी के द्वारा, ठीक है। और फिर उसी कोर्ट का जो ये कोर्ट केस चल रहा होता है और 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जजमेंट दे दिया जाता है कि इंदिरा गांधी ने 1971 का जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी रायबरेली के इलेक्शन हुए थे उसमें उन्होंने भ्रष्टाचार किया था और उनको अगले 6 सालों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए। और आप कह सकते हैं कि जो 1971 वाला इलेक्शन था उसको नल और वाइड घोषित कर दिया जाता है। मतलब ये सारे इवेंट होते हैं जो कि बाद में आप कहते हैं कि कन्वर्ट हो जाते हैं एक ब्लैक डे के रूप में, जो 25 जून का तारीख हम जानते हैं, जब नेशनल इमरजेंसी आंतरिक कारणों के आप कह सकते हैं आंतरिक जो आपातकाल है वो भारत में उसकी घोषणा कर दी जाती है। तो ये हम अलग वीडियो में देखेंगे इसके बारे में। फिलहाल आज का जो हमारा विषय है वो आप अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। आपको राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में एक ओवरऑल नॉलेज हो गई कि भाग 18 में 3 आधार हैं, तीनों आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य हो गया और एक आंतरिक हो गया। इसके बाद मित्रों घोषणा के अगर आधार की शर्तों की हम बात करें कि जब राष्ट्रपति जी के द्वारा आपातकाल घोषित किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, जब राष्ट्रपति जी के द्वारा आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं कि ये जो आपातकाल है वो कितने बड़े क्षेत्र पर लागू होगा। तो जो भौगोलिक विस्तार की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं ये पूरे भारत में लागू हो सकता है। इसके अलावा किसी विशेष क्षेत्र पर भी लगाया जा सकता है, किसी विशेष क्षेत्र पर भी लगाया जा सकता है। जो ये वाला प्रोविजन है, ध्यान रखिएगा, इसको संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको 1978 में ये प्रोविजन जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा इसी अमेंडमेंट के द्वारा जो आंतरिक अशांति, पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, जिसके आधार पर 1975 वाला आपातकाल लगाया गया था, इसको बदल के क्या कर दिया गया, इसको बदल के कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। तो ये काम किस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, तो आप कह सकते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो एक तो ये हमें पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मंत्री परिषद द्वारा आपातकाल लगाने की जो सलाह दी जाती है मंत्री परिषद के द्वारा, उसकी प्रकृति कैसी होती है। मतलब ये ओरल एडवाइस पर भी लगा दिया जाता है या रिटन एडवाइस पे लगाया जाता है, क्या प्रकृति होती है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, पहले अगर हम मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान की अगर हम बात करें तो वहां पर मौखिक, आप कह सकते हैं मौखिक सलाह ही काम, आप कह सकते हैं मौखिक सलाह पर ही आपातकाल की घोषणा कर दी जाती थी, ठीक है। लेकिन इसको बदल दिया गया किस अमेंडमेंट के द्वारा, तो हम कह सकते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। इसके द्वारा यह प्रोविजन बदल दिया गया और कहा गया कि मंत्री परिषद के द्वारा अब लिखित सलाह पर ही आपातकाल की घोषणा की जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोविजन क्यों लाया गया, तो हम कह सकते हैं टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ डिस्पोटिक रूल, मतलब केवल प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर राष्ट्रपति जी के द्वारा आपातकाल घोषित कर दिया जाए तो यहां पर एक डिस्पोटिज्म दिखाई दे रहा है, तो इसको दूर करने के लिए आप कह सकते हैं कि ये एक प्रोविजन डाला गया, ठीक है। अब जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है तो क्या वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में होती है, क्या वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर होती है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जहां से परीक्षा में आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहां पर मित्रों अगर न्यायिक समीक्षा की बात करें तो यहां पर आपको 3 अमेंडमेंट याद, 2 अमेंडमेंट और एक केस याद रखना है। पहला अमेंडमेंट है आपका 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। तो जो 38वां, यहां पर आपको 2 अमेंडमेंट याद रखने हैं। पहला अमेंडमेंट है 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। जो 38वां अमेंडमेंट हुआ था उसने आपातकाल को न्यायिक समीक्षा से, आपातकाल को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया। मतलब 38वें अमेंडमेंट में यह प्रोविजन लाया गया कि अब जो आपातकाल की घोषणा है यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको काउंटर किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1978 में।
और कहा गया कि जो इमरजेंसी है, जो आपातकाल है, इट इज अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मतलब जो आपातकाल है वो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है, जैसा कि पहले 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में प्रोविजन लाया गया था कि आपातकाल न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। अगर आपातकाल लगाने के पीछे जो इंटेंशन है, राष्ट्रपति का अगर इंटेंशन मैलाफाइड है, अगर रॉन्ग इंटेंशन है, तो उस पर न्यायिक समीक्षा हो सकेगी। ठीक है, तो अभी करंट सिचुएशन क्या है कि आपातकाल के दायरे, जो आपातकाल है वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। आपातकाल न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर हमारे पास कि आपातकाल का संसदीय अनुमोदन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आपातकाल की घोषणा जब की जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब की जाती है, तो उस घोषणा के 1 महीने के भीतर, उस घोषणा के 1 महीने के भीतर, 1 मंथ, 1 महीने के भीतर इसको संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में पास कराना होता है। अब आपको पता है कि राज्यसभा तो हमारी एक परमानेंट बॉडी है, वो तो हमेशा मौजूद है। 1 महीने के टाइम के भीतर हम यहाँ पर इसको पास या तो कराएंगे या तो ये पास नहीं करेंगे। लेकिन अगर लोकसभा, मान लीजिए परमानेंट बॉडी तो है नहीं, अगर ये भंग हो जाती है उतने टाइम, तो उतने टाइम पर क्या होगा? तो ध्यान रखिए, अगर लोकसभा भंग हो जाती है उस 1 महीने के समय अंतराल में, तो जब लोकसभा दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, जब लोकसभा दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, मतलब जब इसका दोबारा निर्माण किया जाएगा, तो उसकी जब पहली मीटिंग होगी, उसकी पहली मीटिंग जो होगी, उससे 30 दिनों के भीतर, उससे 30 दिनों के भीतर, 30 दिनों के अंदर, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि एक जो पहली मीटिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद लोकसभा के द्वारा जो पहली मीटिंग बैठेगी, उसके 30 दिनों के भीतर इसको लोकसभा में पास कराना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए राज्यसभा, तो आपकी अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया, तो आपातकाल की समय सीमा कितनी होगी, जो आपातकाल लगेगा? तो ध्यान रखिएगा, अगला प्रश्न भी हमारा वही है। तो आपातकाल की समय सीमा क्या होगी? तो एक बार आपातकाल की घोषणा के बाद 6 महीने तक, 6 महीने तक ये जारी रहेगा, और 6 महीने बाद इसको दोबारा यही प्रोसेस दोनों हाउसेज में फॉलो करके पास कराना पड़ेगा। तो इस तरह से 6-6 महीने पर पास करा के हम इसको अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज आपको और याद रखनी है कि यहां पर ये जो 1 मंथ का प्रोविजन है, पहले ये कितना था? तो पहले ये मूल संविधान में, मूल संविधान में ये 2 महीने था। ठीक है, पहले ये 2 मंथ था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ध्यान रखिएगा, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, उसने इसको 1 महीने कर दिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद मित्रों, अगर सदन में अनुमोदन कराने के बहुमत के प्रकार के बारे में हम बात करें कि जब सदन में हम अनुमोदन कराते हैं आपातकाल का, लोकसभा या राज्यसभा में जब इसको पास कराते हैं, तो वहां पे किस प्रकार की मेजोरिटी यूज की जाती है, बहुमत का प्रकार क्या होता है? तो यहां पर मित्रों ध्यान रखिएगा, जो बहुमत होता है वो विशेष होता है। और विशेष बहुमत कौन सा होता है? तो आप ये पहला जो होता है, इस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, जिसको हम लोग टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो बहुमत है, मतलब ये दोनों ही फॉलो करने होते हैं। दूसरा है उपस्थित और मत देने वाले, उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत, सदस्यों का उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो यहां पर ये एक इशू आ रहा है, सही हो गया। तो उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत। ठीक है, 2/3 सदस्यों का बहुमत। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रोविजन लाया गया विशेष बहुमत का, ये भी कहां से लाया गया? तो ये लाया गया आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, यहां से ये प्रोविजन निकल के आया। मतलब अगर मूल संविधान की हम बात करें, मूल संविधान की बात करें, तो यहां पर साधारण बहुमत यूज किया जाता था। मतलब 1978 से पहले तक आपातकाल की घोषणा साधारण बहुमत के द्वारा की जाती थी, साधारण
बहुमत, ठीक है। लेकिन 1978 के बाद आप कह सकते हैं यहाँ पर विशेष बहुमत यूज किया जाने लगा। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन है जो आपको और याद रखना होगा कि जब हम आपातकाल के ऊपर न्यायिक समीक्षा की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चीज आप और ध्यान रखना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है न्यायिक समीक्षा में, है ना, ये छूट रहा था हमारा, तो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, मिनर्वा मिल्स 1980 का जो मिनर्वा मिल्स केस था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने या सर्वोच्च न्यायालय ने आप कह सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू के परव्यू के अंदर डाला। मतलब इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में रहेगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब लगभग सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब यहां पर हम देखेंगे आपातकाल के निरस्त होने के प्रावधान क्या है। तो आपातकाल लगाने के प्रावधान आपको सारे पता चल गए। अब निरस्त कैसे हो सकता है, तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति किसी भी समय अपनी एक घोषणा करेंगे आपातकाल को निरस्त करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोविजन है जिसके द्वारा आपातकाल को निरस्त किया जा सकता है, जिसको 44th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में जोड़ा गया था। तो आप कह सकते हैं यहां पर कि यदि लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य स्पीकर के पास एक रिटन नोटिस दे दें, स्पीकर के पास एक लिखित नोटिस दे दें आपातकाल को निरस्त करने की, एक लिखित नोटिस दे दें आपातकाल को निरस्त करने की। अगर इस मान लीजिए लोकसभा सत्र में नहीं है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को वही नोटिस वो दे देंगे। उसी कंडीशन में आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को यही नोटिस वो भेज देंगे। तो अगर ऐसा प्रक्रिया अपनाई जाती है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा तो आप कह सकते हैं कि ये करने के 14 दिन के भीतर, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर ऑफ डेज, 14 दिन के भीतर एक स्पेशल सेटिंग बुलाई जाएगी, एक हाउस की स्पेशल सेटिंग बुलाई जाएगी जिसमें आप कह सकते हैं कि आपातकाल को निरस्त करने के बारे में विचार किया जाएगा और वो प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। तो ये आपका एक निरस्त करने का प्रावधान था। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके प्रभाव आपके केंद्र राज्य संबंधों पर पड़ते हैं, उसका प्रभाव आपके लोकसभा की लाइफ पर पड़ता है कि लोकसभा की लाइफ कितनी और बढ़ जाएगी, और तीसरा प्रभाव पड़ता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स पर। तो सबसे पहले अगर केंद्र राज्य संबंधों की हम बात करें तो इसको 3 पिलर्स में हम देख रहे हैं। एक है आपकी राज्य की कार्यपालिका मतलब कार्यकारी, एक है राज्य की आपकी विधायिका जिसको हम विधायी कह सकते हैं, विधायी प्रभाव, और एक है आपका वित्तीय प्रभाव। तो सबसे पहले अगर कार्यकारी प्रभाव की बात करें तो सामान्य परिस्थिति में राष्ट्रपति के पास कुछ ही मैटर्स पर केवल राज्य को कार्यकारी निर्देश देने के अधिकार होते हैं, या केंद्र सरकार को आप कह सकते हैं कुछ ही मैटर्स में राज्य को कार्यकारी निर्देश देने के अधिकार होते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो आप कह सकते हैं कि वो हर विषय पर राज्य को निर्देशित कर सकता है या राज्य की कार्यपालिका को या कार्यकारी को निर्देशित कर सकता है। तो यहाँ पर एक तो ये आपका डिफरेंस आ जाता है कार्यकारी में। उसके बाद अगर विधायी शक्तियों की बात करें तो यहाँ पर मित्रों जो राज्य, अब यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान रखना कि राज्य की जो कार्यपालिका है वो सस्पेंड नहीं है, यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका सस्पेंड नहीं होती है, लेकिन फिर भी केंद्र का उसके ऊपर पूरा नियंत्रण होता है। उसी तरह अगर विधायी शक्तियों की बात करें तो सामान्य परिस्थिति में आप देखेंगे कि जो राज्य सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार का होता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है तो वहां पर आप देखेंगे कि राज्य सूची में जितने भी विषय लिखे गए हैं उन सभी पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास आ जाता है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो परिसंघ से एकात्मकता की ओर जाने लगता है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि केंद्र राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकते हैं या विधि बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इसी में आप कह सकते हैं कि विधायी में ही आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपने ऑर्डिनेंस के द्वारा, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात यहां पर हमको याद रखनी चाहिए कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के माध्यम से जो ऑर्डिनेंस प्रमलगेट करने की पावर है, मतलब अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उसका उपयोग वो राज्य सूची में लिखे गए विषयों पर भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर वित्तीय स्थिति की बात करें
तो केंद्र और राज्य के बीच में आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू का मतलब राजस्व का जो बंटवारा होता है राज्य और केंद्रों के बीच में, उसमें आप कह सकते हैं मॉडिफिकेशन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, सेंटर के द्वारा, वो उसको कम कर सकते हैं या फिर वो उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जो राजस्व है वो या तो कम कर सकते हैं या वो बढ़ा सकते हैं। कुछ भी करेंगे तो आप कह सकते हैं कि नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने के बाद भी उस करंट फाइनेंशियल ईयर तक, जिस फाइनेंशियल ईयर में ये किया जा रहा है, उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये चीज लागू रहेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रावधान है। इसके बाद मित्रों अगला जो प्रभाव पड़ता है इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मौलिक अधिकार पर प्रभाव। तो यहां पर अगर मौलिक अधिकार पर प्रभाव देखें तो मित्रों दो अनुच्छेद हैं, एक है आपका अनुच्छेद 358 और एक है आपका अनुच्छेद 359। तो जो 358 है वो हमें यह बताता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर जो आर्टिकल 19 के द्वारा है मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, मतलब स्वतः उनको निलंबित कर दिया जाता है, घोषणा होते ही वो निलंबित हो जाते हैं, उसके लिए अलग से किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लिमिटेशन लगाता है, वो आप कह सकते हैं ये लगाता है कि अनुच्छेद 19 के अंदर प्रदत्त सभी मौलिक अधिकार निरस्त तो किए जाएंगे, निलंबित किए जाएंगे, पर आप कह सकते हैं कि अगर इमरजेंसी सिर्फ बाह्य और युद्ध, बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर लगी होनी चाहिए, मतलब ये दो आधारों पर अगर लगती है तो ही इनको आर्टिकल 19 के अंदर जो प्रदत्त मौलिक अधिकार है उनको निलंबित किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा। इसी की तरह अगर आर्टिकल 359 की बात करें तो ये कहता है कि आर्टिकल 359 में जो बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड करने की बात की जाती है, लेकिन वो ऑटोमेटिक सस्पेंड नहीं होते हैं। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने के लिए प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को एक घोषणा करनी पड़ती है। राष्ट्रपति की घोषणा में ये लिखना पड़ता है कि ये राइट यहाँ पर सस्पेंड किए गए हैं। अगर सभी राइट लिख देंगे तो सभी सस्पेंड कर दिए जाएंगे, अगर कुछ ही राइट लिखे हो तो सिर्फ वो भी सस्पेंड किए जा सकते हैं। यहाँ पर मित्रों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 44th अमेंडमेंट है हमारा, वो इसको भी लिमिट करता है। वो ये कहता है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अंदर जो हमें मूल अधिकार प्रदत्त हैं उनको छोड़ करके अन्य सभी अधिकारों का जो प्रवर्तन है उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। मतलब ध्यान रखिएगा यहाँ पर आर्टिकल 358 और 359 में अंतर क्या है कि यहां पर मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो रहा है, लेकिन यहां पर फंडामेंटल राइट्स का जो इन्फोर्समेंट है, मतलब मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन करने का जो अधिकार है केवल उसको सस्पेंड किया जा रहा है, मौलिक अधिकार यहां पर सस्पेंड नहीं हो रहे हैं। तो ये डिफरेंस था 358 और 359 में। उसके बाद मित्रों आप देखेंगे कि यहां पर हमारे प्रश्न भी खत्म हो जाते हैं और इस पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित जितने भी तथ्य हैं इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिगत वो भी यहां पर समाप्त हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। इसके अलावा मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके अलावा अगर आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इससे भी जुड़ जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह की लिंक मैं यहाँ पर लिख दूंगा। थैंक यू सो मच।